हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, हम आज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 का पार्ट नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि स्थल मंडल, हमारा जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। मतलब जो हमारा स्थल है वो जो है ना कि एक जैसे एक प्लेट नहीं है केवल, मतलब एक प्लेट हो, वो कई प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, इसके बारे में जो अधिक चर्चा अगली क्लासों में करेंगे। तो प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, ठीक है, मतलब घूमती रहती हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा 1-10 सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर, ठीक है, एक वर्ष में ही घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जैसे ना वृत्त ऐसे घूमता है, ठीक है, वैसे ही ये मैग्मा घूमता रहता है। इसका आप मतलब कैसे जानेंगे? जैसे आप ये आपका दी है प्रयोग दिया है, मतलब सिंपल सा प्रयोग है। आपको एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर, मतलब कहीं पर भी रखकर उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो आप क्या देखेंगे? गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो जब ज़्यादा जो मैग्मा गर्म हो जाता है वो ऊपर आता है, और फिर ऊपर जब ठंडा हो जाता है वो फिर नीचे आता है, क्योंकि पृथ्वी की जो क्रोड है, पिछले पार्ट में देखा था ना, वो वहाँ पर दाब और ताप अति उच्च है, ठीक, बहुत ऊंचा है, मतलब दाब और ताप। तो जो मतलब इसके अंदर ताप, जहाँ पर ज़्यादा मैग्मा गर्म होता है तो ऊपर आता है, ठीक है, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर नीचे जाएगा। जैसे ये होता है, एकदम ऐसी ही गति हमारी पृथ्वी के अंदर चलती रहती है। तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो अंदर हो रहे हैं पृथ्वी के, उनको क्या कहेंगे? अंतर्जनित कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर्जनित बल कहेंगे, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। और जो पृथ्वी के बाहर हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? बहिर्जनिक बल कहते हैं, ना एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो चित्र में, ठीक है, 3.1 का चित्र होगा, वहाँ पर आपका बना होगा। इसके बारे में भी आगे देखिए ना, आपको इसमें बांटा गया, ठीक है, इस चित्र में बांटा गया है। तो कभी देखो ना, अंतर्जनित जो बल है कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है, कभी मतलब आकस्मिक तेज गति उत्पन्न करेंगे, कभी धीरा करेंगे। तो ये जो तेज और धीरा होता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो पृथ्वी जो ये ना जो अंदर जो इसका फोर्स चल रहा है, पृथ्वी के अंदर जो अंदर गतियाँ चल रही हैं, जो अंदर का जो बल है, वो कभी क्या ना आकस्मिक विस्फोट टाइप का गति करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती हैं। तो पृथ्वी की गतियों का जैसे चार्ट है, इसको दिमाग में बैठा लेना। पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं? कुछ गतियाँ होती हैं आपकी अंतर्जनित बल के कारण, और कुछ होती हैं बहिर्जनित बल के कारण। तो जो एक कुछ अंदर जो बल है, पृथ्वी के अंदर जो बल है, जो कार्य कर रहा है, उसके कारण कुछ गतियाँ होती है। उसमें क्या है? आकस्मिक बल। दूसरा क्या है? पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल में क्या आता है आपका? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आता है ना, कि मतलब जैसे अभी देखा था उत्तराखंड में ना, पहाड़ मतलब खसकने लगा था, टूट गया था, तो वो है भूस्खलन। तब मिट्टी की कोई परत एक छूट जाए और नीचे की तरफ खसक जाए, उसे भूस्खलन बोलते हैं। और पटल विरूपण क्या होता है? जैसे पर्वत निर्माण काली बल, जो पर्वत बने हुए, जैसे हिमालय पर तो वलित पर्वत है ना, कि जैसे कागज है, उसको दोनों तरफ से अगर प्रेस करोगे तो बीच में उठ जाएगा, या कड़ा कागज भंगुर है तो टूट जाएगा, तो कुछ नीचे जाएगा, कुछ ऊपर आ जाएगा, तो उसे आपका क्या बनेगा? ब्लॉक माउंटेन, जिसको, ठीक है, जिसको भ्रंश माउंटेन बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये है आपका पर्वत निर्माण काली बल, जो पटल विरूपण वाला है। ठीक है, तो ये पटल, पृथ्वी की पटल जो होता है, उसका विरूपण हो जाता है, मतलब रूप चेंज हो जाता है। और बहिर्जनित बल क्या होते हैं आपके? अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन तो जानते हो, इसे किसके दौरान अपर्दन निक्षेपण होता है? बहते हुए जल, बर्फ और वायु के दौरान होता है ना, नदी वगैरह, बहता जल, पवन है, समुद्री तरंगे, हिमनद है, ये सब क्या कहते हैं? ये आपका बहिर्जनित है। तो दोस्तों, ये आपका फिगर एकदम क्लियर हो गया। इस फिगर को आप मतलब 100% इस फिगर को दिमाग में बिठा लेना। इसके बारे में, सबके बारे में हमने बताया है। कोई भी, अगर आपने पीछे लेक्चर देखे हैं तो आसान भाषा में मैंने समझा रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर आपको टाइम लगे तो एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपका 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके देखिए, ये स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती है? ठीक है, भू पट्टी जो है में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। मतलब छोटी, कुछ प्लेटें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो सभी टेंशन मत लो, ये जानो कि प्लेटें होती हैं। अगली क्लास जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन प्लेटों के बारे में ऐसा समझाएंगे ना, जैसे आप एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, ज्वालामुखी भूप्रवृत्ति पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है
जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो आपने देखा ज्वालामुखी में क्या होता है, जितना ये मैग्मा है ना, ये जहाँ पर कमज़ोर सतह पाता है वहाँ से फोड़ के निकल जाता है, तो धुआं, राख, दुनिया भर की चीज़ें इसमें निकलती रहती है ना। और ये ना इसको क्रेटर बोलते हैं, जहाँ से फाड़ के निकलता है, कभी कभी बीच से निकल पड़ता है, ठीक है। तो ये कहते हैं इसका निकास वेंट, इसको क्या बोलते हैं, निकास वेंट बोलते हैं। और जो लावा निकलता है वो ऐसे बहता रहता है, ठंडा होता रहता है, जमता तो इसे ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है, ठीक है। ये आपकी भूपट्टी, नीचे से मेंटल है, ठीक है, मेंटल है पृथ्वी की सतह, ठीक है। इसके नीचे आपकी कोर आती है, ठीक है। तो इसकी जो दूरी है आपकी चौड़ाई, मेंटल वगैरह, भूपट्टी वगैरह आपने सब पढ़ लिया था कितनी होती है। दोस्तों ये शब्द की उत्पत्ति ये देख लेना, एंडो माने अंदर का होता है, एक्सो माने बाहर का होता है, तो जेनिक माने उत्पत्ति होती है। तो एंडोजेनिक माने करेंगे तो अंदर जो उत्पन्न होता है, एक्सो माने बाहर और जेनिक माने उत्पन्न, तो जो बाहर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ये शब्दों की उत्पत्ति हो गई, आप ध्यान रखना दोस्तों। इसके लिए सबसे बढ़िया क्रियाकलाप दिया गया है दोस्तों, एक बर्तन लें, उसे जल से क्या कर दें, भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। और अब कुछ मटर या चम्मच या मोती जो भी आपको मिल जाए, हल्की चीज़ें, ठीक है, जैसा, ठीक है। जल उबलेगा तो क्या होगा, ढक्कन हिलने लगता है, और जब ढक्कन हिलेगा तो जो वस्तुएं उसके ऊपर रखी हैं वो भी हिलेंगी, वो भी कंपन करेंगी। और दाने क्या हो गए, फिर दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन में ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। मतलब अंदर भाई उबाल चल रहा है ना पृथ्वी, ये मैग्मा जल रहा है, ठीक है। ये जो मैग्मा ना जल रहा है, एकदम उबल रहा है, तो उसी से जब ज़्यादा होता है तो ऊपर क्या होता है, पृथ्वी ऊपर की प्लेट क्या होती है, जैसे चम्मच हिल रहा है उस प्लेट पर रखे हो, प्लेट हिल रही है तो उस पर चम्मच भी हिल रहा है, तो वैसे ही हमसे भूपट्टी हिलने लगती है। सॉरी। तो आप लोगों ने देखा इस प्रकार स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा भयानक ये होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा आपका भूकंप है। मतलब कभी कभी ये फोड़ नहीं पाता है तो केवल मतलब भूकंप भी आता है, कभी फोड़ के नहीं तो ज्वालामुखी बन गया, नहीं फोड़ पाता मतलब कोशिश करता है निकलने की। जैसे प्लेट, पानी आप गर्म कर रहे हो, समझो मैग्मा गर्म हो रहा है, ठीक है, और जो वो प्लेट है वो भूपट्टी है आपकी, ठीक है। तो वो पानी जब ज़्यादा गर्म होगा तो कोशिश करेगा प्लेट को मतलब फोड़ दें, उठा दें, लेकिन अगर प्लेट अच्छी से बंद है तो प्लेट को खाली हिला पाएगा वो, मतलब वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ज़्यादा ही गर्म कर दोगे तो पानी उबल के, जैसे दूध उबल के बाहर निकल आता है ना, तो वैसे वो प्लेट उठा के ऊपर आ जाए तो वो समझो ज्वालामुखी हो गया। अगर वो हिला रहा है, हल्का हिला रहा है तो हल्का भूकंप है, ज़्यादा हिला दिया तो उसमें ज़्यादा भूकंप हो गया। सेम टू सेम उस पानी से आप समझ सकते हो, ठीक, कैसे होता है ना। तो जहाँ कंपन आरंभ होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर कंपन हो रहा है ना, देखिए ये फिगर बनाए, तो इसका मतलब यहाँ से मतलब कोई ऐसी घटना घटी है, मतलब यहाँ से कंपन होना शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो आप पानी में आप नहाते हो, वैसे गाँव के बच्चे तो आराम से जाते हैं तालाब में, अंदर डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाने के बाद उसमें फूंको, तो जहाँ से आप फूंकोगे ना, मतलब अगर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है तो मतलब फूंको या कुछ और करो, ठीक है, या मतलब तो वहाँ से क्या ना, ये आपके जो हवा निकालोगे या कोई मशीन लेके तो वो क्या होगा, यहाँ से हवा निकलना शुरू होगी, फिर जाके जो तरंगे बनेंगी तालाब में वो चारों तरफ जाएंगी, क्या जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी। या कोई मतलब ढीला डालो ना, ढीला जाएगा तो कुब से बोलेगा ना, तो जहाँ से कुब से बोलता है वहाँ पर क्या होता है, समझो ये उद्गम केंद्र है, जहाँ से मतलब वो बल काम कर रहा है पृथ्वी, पानी है समझो पृथ्वी, ठीक है, तो उसमें आप अंदर गए, कुछ घटना की तो यहाँ से तरंगे निकलेंगी, फिर सब, तो ये उद्गम हो गया। और इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जहाँ पर ये इस पे ज़्यादा थोड़ा मतलब भूकंप का अनुभव होता है ना, तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर से आपको कुछ होगा तो यहाँ पर गुप्त से निकलेगा, पानी में तालाब में देखो ना वो आवाज़ निकलेगी, ठीक है, यहाँ से फिर तरंगे यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्लियर हो रहा ना, तालाब में जो नहाए हो देखोगे, यहाँ तक डुबकी लगाओगे तो ऊपर से, तो यहाँ पर जाओगे, यहाँ से गुप्त से यहाँ से निकलेगा, मतलब ये जो जगह यहाँ पर खाली हो गई है भरने के लिए यहाँ पर आएगा, फिर तालाब में क्या होगी, तरंगे ऐसे 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 चारों तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, मतलब चारों तरफ तरंगे जाना शुरू करेगा। तो आप समझ गए, तो यही जस्ट यही है जहाँ से मतलब आपका मेन होता है, उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और जस्ट उसके ऊपर वाला अधिकेंद्र कहलाता है ना, यहाँ पर भूकंप का ज़्यादा अनुभव होता है, ठीक है। उसके बाद जैसा जैसा दूर हम जाते रहेंगे, ठीक है, तो ये भूकंप का अनुभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब ज़्यादा पृथ्वी नहीं हिलेगी जितना दूर जाएंगे। सेम टू सेम पानी में, ठीक है, तरंगे जहाँ से उत्पन्न होंगी वहाँ पर आपको, जैसे तालाब में देखो तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर धीरे दूर जाओगे तो वहाँ पर मतलब अगर कोई पत्ता पड़ा होगा यहाँ पर फास होगा तो पत्ता ज़्यादा हिलेगा ऊपर नीचे, जितना दूर तरंगे जाएंगी तो दूरी बढ़ती जाएगी नहीं पे, तो इनको पत्ता, फिर कोई यहाँ पर पत्ता पड़ा हुआ है कोई पानी में तो कम मिलेगा, ठीक है। समझना, मतलब अगर पृथ्वी के अंदर की क्रियाएं समझना है तो एकदम पानी समझ लीजिए, ठीक है, तालाब को ले लीजिए, नदी को ले लीजिए, वहाँ पर क्रियाएं होती रहती हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है, भूकंप। तो अधिगम उद्गम केंद्र क्या है, ठीक है, और अधिकेंद्र क्या है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई।
ठीक है। और ये तरंगे आपकी बढ़ रही हैं, प्लेट सी मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट, तो ये मतलब ये प्लेटें क्या हैं तो आगे हम पढ़ेंगे तब प्लेटों के बारे में जानेंगे, अभी जान लो। तो अब देखो ये क्या है ना, तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक पी तरंगे होते हैं जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, एक यस तरंगे होते हैं जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और एक यल तरंगे होती हैं जिन्हें पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश प्रयास, अब अभी आप कोई प्रयास मत कीजिए जानने की तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। आपको सारे क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है तो हम सब आपको समझाएंगे, अभी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। तो चीज़ें इतना समझ में आ गया दोस्तों, भूकंप क्यों बनता है, कैसे होता है, पानी गर्मा के आप पूरा प्रयोग भी कर लिए हो, एकदम बढ़िया दोस्तों, लगे रहो साथ में, आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है। ये देखो देखो, भूकंप से बचने या भविष्यवाणी करने का कोई मतलब तरीका नहीं है। ठीक है। मतलब जैसे पृथ्वी इतनी बड़ी है, कहाँ पर मैग्मा फूट जाए, इसका कोई विशेष हमारे पास कोई उपाय नहीं कि हम उसका पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से तैयार हैं, ठीक है, स्थानीय लोगों ना, अगर हम पहले से तैयार रहते हैं, अगर कुछ हम सचेत रहते हैं, स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये चीज़ें जो हैं जो हमें भूकंप के बारे में जानकारी दे देती हैं। अगर हम तैयार हैं पहले से तो भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है। जैसे भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जैसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ, अंग्रेजी में हम हिंदी मीडियम पढ़े तो भूकंप लेखी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें तीव्रता दिखाता है कि कितनी तीव्रता का आया है, तो जितना ज़्यादा तीव्रता होगी उतना नुकसान करेगा। जैसे भूकंप की तीव्रता 2.0 है अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं ना के बराबर होता है ना। और अगर उसकी तीव्रता 5.0 होती है, ठीक है, तो वह वस्तुओं की गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है। अगर भूकंप की तीव्रता 6.0 है अथवा उससे अधिक है तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक हो तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, और काफ़ी मतलब हमारी संपत्ति और जनधन की हानि पहुंचा सकता है। ठीक है। तो ये भूकंप लेखी है, इसके द्वारा हम भूकंप की माप करते हैं, तो इसका नाम याद रखना है, अंग्रेजी में सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है। तो ध्यान रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो देखो, ये आपका आया था क्वेश्चन, मतलब ये पेपर में कटिंग है, पढ़ सकते हो, भुज में भूकंप के झटके। ठीक है। ये 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है। रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था। जब 6.9 का है तो समझ लो कितना तबाही मचाया होगा। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ समस्याएं पैदा हुई, जैसे नंबर 2, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे ना, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं व्यक्ति शिक्षकों की मौत हो गई थी। ठीक है। और हालत क्या रहे वहाँ पर, बहुत निराशाजनक हालत रहे, निराशाजनक क्योंकि मतलब वहाँ पर मतलब जो सुविधाएं हमें देनी चाहिए थी, सरकार वो सुविधाओं को पहुँचा नहीं सकी सही टाइम पर। और भुज की तबाही, और फोन लाइनें, पाइप, मतलब भूकंप आएगा जब पृथ्वी फट जाएगी, हिले डुलेगी तो सब बिल्डिंग गिर जाएंगी, तो मतलब कुछ बचे ही नहीं, खंबे, बिजली खंबे, लाइन, संचार लाइन, सड़कें और क्या कहते हैं रेलगाड़ियों की पटरी सब टूट जाएंगी। ठीक है। शहर में आग। ठीक है। 4 कोलों में गिट्टियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगे। भाई मान लो कोई होटल वाला कुछ गैस सिलेंडर जला रहा है, घर में खाना बना रहे हो, कुछ कच्चा है, आपको भूकंप हिल गया, गिर गया, आग लग जाएगी। ठीक है। भूकंप में प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा हो जाती है ना, राष्ट्रपति, क्योंकि वहाँ पर सब काम सही ढंग से होगा नहीं तो आपातकाल हो जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता मांगी थी। तो ये भुज में हुआ था 2001 में, काफ़ी इतना तीव्रता का भूकंप अभी इंडिया में इसके बाद नहीं आया हुआ। ठीक है। सबसे तीव्रता यही आई थी। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तुस्थित अध्ययन पढ़ें। ठीक है। तो एक ही क्रियाकलाप है, अपने पढ़ लिया। भूकंप से आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है, तो बचाव में क्या होता है, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, ठीक है, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से, या टूट सकने वाली खिड़कियों या दर्पण या तस्वीर फ्रेम से आप दूर रहें। ठीक है। और जाना हो तो भाई रसोई के काउंटर में पहुंच जाइए, मेज के नीचे जाइए, दीवार के अंदरूनी कोने में चले जाइए। ठीक है। पहले से तैयार है, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, डरे नहीं ज़्यादा। ठीक है। अब आ गया तो उसको फिर बचना है, भागना तो एकदम से डर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। मुख्य स्थल कृतियाँ क्या होती हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं मुख्य स्थल कृतियाँ क्या हैं, तो देखते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकटित होती रहती है। क्या होता है, अपक्षय होता है एवं अपर्दन होता है। तो ये दो प्रक्रम होते हैं, इनके द्वारा जो हमारी दृश्य भूमि है, ऊपर की जो भूमि है ना, लगातार 10 मिनट दिखने वाली भूमि जो लगातार वो क्या होती है, विकटित टूटती रहती है। तो जब टूटती रहती है तो पृथ्वी सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जब सैल टूटते हैं, सैल हमने पढ़ा है ना दोस्तों, आपने पढ़ लिया सैल, तो इसलिए सैलों की व्याख्या नहीं करेंगे। सैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। और फिर क्या होता है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है। जब सैल टूटते हैं, जैसे कोई नई चीज़ लाओगे, फिर उसको ज़्यादा चलाओगे तो घिस जाएगी, उसको अपक्षय बोलते हैं। तो अपक्षय में घटना, कम होना। ठीक है। मतलब नष्ट होना, अपक्षय बोलते हैं। ठीक है। जैसे जल और पवन एवं हिम
जैसे ना ये लोग जब चलते हैं, जल चले चाहे पवन चले चाहे हिम चले, तो ना अपने साथ क्या करते हैं, ऊपर और दृश्य भूमि को ना, मिट्टी को, पृथ्वी की भू प्रवृत्ति को क्या करते हैं, उनको क्षय करते हैं, उनका नष्ट करते रहते हैं, तोड़ते फोड़ते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। तो वायु जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या कहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ने को क्या कहते हैं, निक्षेपित करना कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपित करना कहते हैं, ठीक है। अपरदन और निक्षेपण के ये जो प्रक्रम है पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। जो अपरदन है और निक्षेपण है, ये जो परमानेंट मतलब लगातार धीरे धीरे चलते ही रहते हैं। तो इनसे क्या होता है ना, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की मतलब कृतियाँ बनती रहती हैं, स्थल कृतियाँ बनती रहती हैं। कौन कौन सी स्थल कृतियाँ बनती हैं, हम उनका आगे भी अध्ययन करते हैं। जैसे कहते हैं नदी क्या करती है, देखो नदी क्या करती है ना, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है, ठीक है। जहाँ बहेगी वहाँ की मिट्टी से आप खेत में पानी लगाते हो तो देखो, जब आप क्या कहते हैं वो ना, ये देहात में बोलते हैं ना, उसको बरहा बनाते हैं, दोनों तरफ मांगी करते हैं, बीच में पानी बहता है, तो पानी क्या करता है ना, उस बरहे को धीरे धीरे काटता रहता है। अगर कहीं भी थोड़ा भी सुराख हो गया ना, तो वहाँ पर फिर बहुत बड़ा सुराख हो जाता है। तो ये क्या है, यही तो अपरदन है दोस्तों। हमें कहीं नहीं नदी देखने नहीं जाना है, हम खेत में अगर पानी लगाते हैं तो वहाँ ही देख सकते हैं, पानी जहाँ भी चलता है अपनी रास्ता खुद बना रहता है, मतलब जमीन को काट देता है। जितनी कड़ी चट्टान हो उसको भी धीरे धीरे पानी बहता रहेगा तो उसको काट देगा, तो इसी को हम अपरदन कहते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पर नदी, ये चट्टान कहाँ तक निकली हुई है, तो ये देखो कहाँ तक, तो ये पानी क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, अपरदन कट रहा है। कुछ ठोस शैलें हैं तो कम कटी हैं, जो नरम शैलें होती हैं उनको ज़्यादा काट दिया। तो पानी काट काट के यहाँ तक थी, शुरुआत में चट्टान ये यहाँ तक थी, ठीक है, और इसको काट काट के पानी ने, ये पहले ऊपर ही बह रहा होगा पानी, ठीक है, और फिर उसको काट कर इतना गहरा हो गया, तो ये पानी बह रहा है लगातार काटा, इसी को अपरदन कहते हैं। क्या लिखा ना, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बन जाती है। जब खड़े सीधे गर रहे तो ये जलप्रपात है ना, जिसको, तो ये जलप्रपात इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सीधे जब खड़े ढाल से गिरते जलप्रपात कहते हैं, ठीक है, तो जलप्रपात हो गया, तो ये जलप्रपात बन गया, ये भी एक असल कृति बन गई जलप्रपात की, ठीक है। देखो ये आपका दिया है जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। क्या है, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो आप ध्यान रखना, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा ना दक्षिण अमेरिका में है ये। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में की सीमा पर स्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। और अफ्रीका में जम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो तीन ये मुख्य हैं, याद रखना। इंडिया का भी हमने बताया था, ठीक है, ठीक है, वो छोटा नागपुर की नदी है स्वर्णरेखा, उस पर बताया था, और एक बताया था कर्नाटक में, ठीक है। अपना ध्यान है, आप लोगों को ध्यान रखना। जब देखो नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, ठीक है। जैसे आप नदी जब यहाँ से पहाड़ी, तो यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब सकरी नदी होती है, तो पानी बहुत तेज़ी से बहता है, ठीक है, और जब वो मैदान में आती है ढलान भी कम हो जाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर नदी ऐसे ऐसे बहती है, सांप तरीके से, ठीक है, सांप तरीके से बहती है। तो जो सांप तरीके से बहे ना, इसको विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको विसर्प बोलते हैं। तो ये विसर्प है, समझ गया ना, मैदान में देखो ये विसर्प बोलते हैं। देखो तटबंध है, मतलब यहाँ नदी इसके ऊपर बहुत कम आती है, यहाँ पर नदी का तो ज़्यादातर पानी आ ही जाता है, और जब नदी में बिल्कुल पानी कम तो ये विसर्प तरीके से बहती है। जब बहुत बाढ़ आती है तो इसके ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, ये जो आपका तट बना है इसके ऊपर पहुँच जाती है, तो इसे विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, ठीक है, अब जैसे नदी आ रही है तो इसको, ये पानी जब बह रहा है तो यहाँ पर ठोकर ज़्यादा मारेगा, फिर इधर देखिए यहाँ पर ठोकर मारेगा, तो ठोकर यहाँ मारते मारते एक साइड में क्या करता है, यहाँ पर नहीं ठोकर मारेगा, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, निक्षेपण करेगा, जो चीज़ भाग ले यहाँ पर छोड़ेगा, यहाँ पर छोड़ेगा, लेकिन इसको ऐसे से काटता रहेगा, इसको ऐसे से काटता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये पानी यहाँ है तो इसको यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर काटेगा, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर काटे। तो ये काटते काटते क्या होता है, फिर ये आपस में ये चीज़ें मिल जाती हैं आपस में, ठीक है, और मिल जाती हैं ये, तो ये नदी ऐसे चलने लगती है, ये यहाँ पर जो कटान बन गया ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो वही है, जैसे ये यहाँ पर ये आपस में ये मिल जाएगा कि काटते काटते ये यहाँ पर छूट जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आक्सबो, या हिंदी में इसको चाप झील बोलते हैं। तो क्या निक्षेपण शुरू हो जाता है, विसर्प लूप, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, चाप झील भी कहते हैं। और कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तट, ठीक है, ये तट है, इसे मतलब तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, ठीक है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं।
और ऐसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र के पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह अति धीमा हो जाता है, ठीक है। और ये नदी क्या करती है, अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। दोस्तों पहले आप देखिए, तो जब बाढ़ आ जाती है तो यहाँ तक पूरा भर जाता है, कभी भी इसके तटों के ऊपर भी चली जाती है ना। ये अपतटित तट हैं, मतलब ये थोड़ा उठे हुए तट हैं, इनके ऊपर तो नदी इतनी जल्दी नहीं जा पाती। जब काफ़ी बाढ़ आती है तो इनके ऊपर चली जाती है। तो विसर्प क्या है, और विसर्प के द्वारा चाप झील आगसुबो कैसे बनता है, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर जब हम आएगी, जब नदी बहते बहते, ठीक है, समुद्र किनारे पहुँचेगी, जैसे गंगा नदी जब बंगाल खाड़ी में गिरती है, जब वहाँ पर पहुँचेगी तो ढलान और बहुत कम हो चुका होगा, और नदी की जो अवस्था है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, मतलब नदी पुरानी हो गई होगी वहाँ जाते तो इसकी नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, और नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। इससे ये नदी देखो आई है बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले ये कई धाराओं में बढ़ जाएगी, उसको वितरिका बोलेंगे। और ये बीच में जो छूटता है ना मिट्टी, तो नदी वहाँ से जो ऊपर से बहा के मिट्टी ला रही है ना, अपर्दन करके ला रही है, उनको निक्षेपण करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही जहाँ पर ढेर हो जाता है तो सब छूट जाता है, इसी को हम डेल्टा बनाते हैं ना, डेल्टा ये बन गया, ठीक है। तो यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समझ गया ना। तो विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण जाए, तो गंगा, यमुना है, यमुना तो वही गंगा है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, गोदावरी, ये सब डेल्टा ही बनाती हैं। विश्व की नदी भी ढूंढना, इंडिया की नदी बता दिया। फिर देखो समुद्री तरंगे क्या काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। दोस्तों आप देख रहे हो ना, आप समुद्र में कभी गए होगे, आप मूवी वगैरह में तो देखा होगा ना, जो पिक्चर फिल्म वगैरह देखे तो उसमें तरंगे, जैसे मतलब पानी में हवा चलती तो समुद्र बहुत बड़ा है, ठीक है, ताप कम ज़्यादा होता तो तरंगे हमेशा चलती रहती ना। समुद्र का जल कभी स्थिर नहीं रहता, उसकी तरंगे, उसमें 3 तरंगे चलती ही रहती हैं, ठीक है। समुद्री तरंगे के अपर्दन निक्षेपण तटीय स्थल कृतियाँ बनती हैं। जैसे समुद्री तरंगों के कारण अपर्दन भी होता है। भाई तरंगे कोई आपको बार बार ठोकर मारता रहे, भले धीरे धीरे ठोकर मारता रहे, तो भैया पीछे तो हट ही जाएंगे ना। तो वही होता है ना, अपर्दन निक्षेपण क्या होता है, समुद्री तरंगे करते हैं तो तटीय स्थल कृतियाँ बनते हैं, ठीक है। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है, और समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको हम समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसमें लड़ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ मतलब तरंगे आ रही है, लड़ती जा रही है, इसमें तरंगे हमेशा लड़ती रहेंगी, ऐसे आते लड़ रही हैं, तो इसमें क्या बना देंगी, गुफा बना देंगी। क्या बना देंगी, गुफा बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि मतलब ये लगातार जब काम चलेगा तो एक गुफा बन जाएगा। नंबर 1 पे क्या बनेगा, यहाँ पर एक गुफा बनेगा, ठीक है। अब गुफा बन के तैयार हो गया, ठीक है, समझ गए, गुफा बन गया। और लेकिन अभी तरंगे आ रही हैं, इसमें लड़ती रहेंगी, ठीक है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, शेष तटीय मेहराब बनते जाते हैं ना। अब देखिए तटीय मेहराब, अभी गुफा इसमें लड़ती रहेगी, तो ये क्या करेगी ना, तट को पार कर देगी। बीच में देखो ये एकदम किनारे नहीं, बीच में है ना, कुछ बीच में है पहाड़ वगैरह, ठीक है। तो क्या करेगा ना, बार बार आता रहेगा तो लड़ता रहेगा ना इसमें जल तरंगे, तो पूरा मतलब करता रहेगा, तो इस तरीके से मेहराब बन जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब गेट समझ लीजिए, पूरी गुफा जो गुफा थी, गुफा में एक साइड में मतलब बंद रहता है, एक साइड खुला रहता है। और जब लगातार तरंगे जाती रहती हैं तो वो काटती रहती हैं, तो ये क्या है, मेहराब बन जाएगा, पूरा मतलब आर पार देखने लगेगा। तो इनका नंबर 2 पे ये काम हो जाता है अपर्दन, तो तरंगे। और फिर क्या, तरंगे भी तो बंद नहीं है, तरंगे आ रही, ठीक है। तो लगातार क्या होता है ना, अपर्दन होता रहता है, ठीक है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैक कहते हैं। जैसे ये है तीसरे नंबर पर ये काम है। अब ये जा रहा तो ये धीरे अभी यहाँ कटेगा, धीरे ऊपर को भी कटने लगेगा, तो फिर ऑटोमेटिक ढहा जाएगा, गिर जाएगा। तो ये आपकी दीवारें ही बचेंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक, बीच में तो स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सली तटों को समुद्र भृंग कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्र भृंग, ठीक है। मतलब जैसे आप देखिए स्टैक बन गया। अब समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे ना, ये सब मतलब केवल ऊर्ध्वाधर उठे हुए बचे हुए, ठीक है। इनको कहते हैं समुद्र भृंग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। जैसे देखिए ये है पुलिन, ठीक है। आपका किनारे उठा के लाएंगे ना, जो आपका जमा हो जाएगा क्या बनेगा, और पुलिन, समुद्री पुलिन बन जाता है ना। समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ पढ़ते हैं हिमनद, ठीक है। क्या हिमनद क्या करता है, जैसे देखो पर्वतीय एरियो में देखा आपकी बर्फ़ होती है। क्या होती है, बर्फ़ की बहुत बहुत बड़ी नदियाँ जम जाती हैं। मान लीजिए कोई बर्फ़ इस पर्वत पे जम गई, पूरा इसको बर्फ़ ढक लिया, जब नीचे से गलेगी तो बर्फ़ बहेगी। क्या करेगी, बर्फ़ खिसकेगी, नीचे गल रही बर्फ़ तो खिसकेगी, तो ये क्या ना, तो इस चोटी को भी तोड़ के साथ में बहा ले जाएगी, ठीक। तो वही होता है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। तो नीचे जब बहेगी साथ में, तो नीचे उसके जो भी चट्टानें हैं, ठीक है, जिसको गोलाश में मिट्टी
थोड़ा मतलब कमज़ोर पड़ गई, ठीक है, वो पत्थर पड़ गया तो उनको क्या करें, अपरदित कर देगी, तो तोड़ देगी, ठीक है, उनको तो तोड़ देगी, साथ में बहा लाएगी, अपरदित कर देती है। और गुलास मिट्टी में पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण। अब भाई अगर इस चट्टान पर बर्फ जमी तो घुमा के लाएगी तो ना, मतलब अपने साथ लेके आएगी बहा के तोड़ के, तो क्या बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि मान लो इस पर जमी तो गड्ढा बन जाएगा। जैसे देखो बीच में हिमनद बही है तो यहाँ पर देखो आसपास से मतलब गहरा हो गया है, ठीक है, ठीक है, कहीं पर तो मतलब एकदम गड्ढा करे तो वो झील वही घाटी बनती है बाद में, ठीक है। तो वही लिखा, पृथ्वी क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। जैसे अब आगे बढ़ के अभी तो बर्फ़ इनको मान लो तोड़ फोड़ के बहा के ले जाएगी, आगे छोड़ देगी, जब छोड़ देगी जहाँ पर, ठीक है, तो वो जब नीचे जहाँ पर निक्षेपित हो जाएंगे सब, तो ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमोड़, ठीक है। हिमोड़ भी समझिए कैसे बनता है, बर्फ़ से बनता है। जो बर्फ़ की हिम नदियाँ बहती हैं तो अपने नीचे की मिट्टी, कंकड़, पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ों को तोड़ के ले आती हैं, उनको फिर निक्षेपित करती है, तो हिमनद हिमोड़ बनता है। तो दोस्तों आपका समझ गया, ये भी होता है, ठीक है। आगे देखिए, पवन के कार्य, हवा कैसे करती है पर्दन और निक्षेपण से। ये तो हवा रहता तो रेगिस्तान में करती है। रेगिस्तान में आपने देखा होगा ना, छतरी जैसे टीले बने रहते हैं, मूवी वगैरह में देखा है, तो मतलब नीचे ज़्यादा हवा लगती रहती है। जैसे ये ऐसे करती ना, ये ऐसे बन जाते हैं रेगिस्तान में, क्योंकि ऐसे यहाँ पर हवा लगे तो नीचे ज़्यादा काटती है, ऊपर नहीं काटती, तो ये छतरी से बन जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। तो ये क्यों बनते हैं, ये हवा के कारण बनते हैं रेगिस्तान एरिया में। तो आप पढ़ते हैं क्या होता है इसमें एक बार। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, ठीक है। रेगिस्तान में आप छत्रक मतलब छतरी जैसा के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल क्यों होता है दोस्तों, प्रयोग बता दी ना कि ऐसे ऐसे बनते हैं, तो उस क्यों बनते हैं आपका इसका कारण भी पूछेगा। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, ये आप कारण है, मतलब मेन चीज़ हमने हाईलाइट की है। इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत, संकीर्ण तो सकरे हो जाते हैं, जो आधार क्या हो जाते हैं आपके, ऐसे संकीर्ण हो जाते हैं, और जो सिर हो जाते हैं विस्तृत तो चौड़े होते हैं, ठीक है। ये चौड़े होते हैं सिर, और आधार क्या हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, ठीक है, और चौड़े हो जाते, उसको क्या गया, और ऊपर सिर जो होते हैं चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। और पवन चलने पर ये देखो, आधार संकीर्ण हो जाते हैं, हम शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और जब पवन का बहाव जितना हवा का जब बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, ठीक है। इनको बालू का टिब्बा बोलते हैं, ठीक है। पवन हवा जो चल रही, पवन चल ही रेगिस्तान के छोटे छोटे रेगिस्तान के बालू छोटे छोटे कणों को लेकर साथ में चलती। जब पवन का बहाव धीरा होता है तो ये ढेर कर देती, तो क्या बनती है, एक छोटी छोटी पहाड़ी बन जाती हैं, तो उनको हम बालू टिब्बा कहते हैं। और जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हम लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, चीन में बहुत पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न आ गया आपका, तो प्रश्नोत्तर आप कर सकते हो दोस्तों। अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो ये आकृति है, क्योंकि इसमें समझाने वाला था, तुमने बहुत अच्छे से समझाया जितना इसमें था। आगे क्लास में प्लेटें क्यों घूमती हैं, समझ गए ना, क्योंकि जैसे पानी गर्म करते हो तो प्लेटें इसलिए ना, अंदर लावा गर्म है, बहुत गर्म है, तो ठीक है, तो वो लगातार वृत्तीय पथ में घूमता रहता है, तो उसी पे ऊपर प्लेटें टिकी हैं, इसलिए प्लेटें भी घूमती हैं। बहिर्जनिक व अंतर्जनिक बल क्या होते हैं, ठीक है, जो अंदर लावा के कारण, ठीक है, जो अंदर बल हो रहा है, गतियाँ हो रही हैं, उनको बहिर्जनिक बल कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर बल है, ठीक है, उनको अंतर्जनिक बल कहते हैं। जो बाहर बल है, जैसे आपका वो हवा ये सब है, निक्षेपण, वो बाहरजनिक है। अपर्दन क्या होता है ना, टूटने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। जैसे नदी अपर्दन करती है, बहता जल अपर्दन करता है, ठीक है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है ना, तरंगे लाती हैं अपने साथ क्या कहते हैं, अंदर से मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह, उनको समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं, निक्षेपित कर देती हैं, उनसे क्या है, समुद्री प्लेन का निर्माण होता है, ठीक है। चाप झील क्या होती है, आक्सबोध जिससे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो क्या होती है, तो आपको नदी जब आती मैदान तो धीरा हो जाती है, तो उसको क्या है, बिसर्प, मतलब ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बती, तो बिसर्प बनता है। फिर बिसर्प क्या करता है ना, फिर क्या करता है, वो अपने किनारों की तरफ थ्री की क्या करता है, काटता रहता है, लेकिन क्या होता है, वो नदी से अलग हो जाता है, जो अलग हो जाता है वही आपका चाप झील बन जाती है। तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये पाठ खत्म हुआ। आपको पाठ अगर पसंद आता तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, तो ठीक है। कुछ गलती होती है तो उसको माफ़ कर देना, हम उसको कमेंट करना, सही कर देंगे। ह्यूमन एरर हो सकती है दोस्तों, आप लगे रहिए, आपकी जियोग्राफी ऐसी तैयार होगी कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटेगा नहीं। और ये आप 6, 7, 8 से पढ़ें तो आपकी वर्डिंग इतनी मजबूत हो जाएगी, चाहे आप वनडे एग्जाम दें, चाहे बहुविकल्पी एग्जाम दें, चाहे आगे लिखित कोई भी एग्जाम दें, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिक लिखेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे हमको याद कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप हमारे साथ लगे रहिए, आपका 100% जियोग्राफी तैयार हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।